दर्शशास्त्र विषय के द्वितीय वर्ष के तर्कशास्त्र के विद्यार्थी पिछले कुछ वीडियोस से लगातार फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज के विषय में वार्ता सुन रहे हैं। वीडियोस उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में पूर्व धारणा के तर्क दोष के अंतर्गत उसके उपलक्षण प्रकार पर चर्चा की थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कन्वर्स एक्सीडेंट यानी कि जिसको हम परिवर्तित उपलक्षण कहते हैं, इस तर्क दोष के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है परिवर्तित उपलक्षण? परिवर्तित उपलक्षण में फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सट्रीम और एक्सेप्शनल केस वी जंप टू अ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखिए, जनरलाइजेशन की बात हमने पहले भी की थी। जब हमने एक्सीडेंट की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि किसी भी नियम का एक्सेप्शन होता है और यह मान लेना कि नियम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखता है यह त्रुटिपूर्ण है। हमें अपवादों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत से नियमों में, अधिकांश नियमों के अपवाद होते हैं और अपवाद को अस्वीकार कर देना ही वास्तव में उपलक्षण का एक तर्कदोष है और यह हमारी पूर्व धारणा के कारण प्रस्तुत होता है। इसी का एक और प्रकार जिसको कि हम कन्वर्स एक्सीडेंट कहते हैं, यह भी हमारी पूर्व धारणाओं के कारण उत्पन्न हो जाता है और यह मैं समझता हूं कि कुछ उदाहरणों से हम इसको अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। Considering the evil effects of alcohol on someone who indulges excessively, to conclude that all liquor should be banned would be a fallacious reasoning. इस प्रकार की तर्कना करना कि क्योंकि मदिरा के, अल्कोहल के, मदिरा तो एक द्रव्य है, जब हम अल्कोहल कहते हैं तो हम थोड़ी सी ज्यादा साइंटिफिक, वैज्ञानिक बात कर रहे होते हैं। तो अल्कोहल के किसी ऐसे व्यक्ति पर घातक दुष्प्रभाव देखने के कारण, कैसे व्यक्ति के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा इसके उपयोग में, इसके कंजम्पशन में इन्वॉल्व है, यानी कि जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति पर अल्कोहल के दुष्प्रभाव देख करके, मान ले उसकी किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, वो अंततोगत्वा फाइनली उसकी प्रीमैच्योर डेथ हो गई, यानी कि वो अल्पायु में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, यह कहना कि संपूर्ण अल्कोहल पर बैन लगा देना चाहिए, इसके उपयोग के हर प्रकार को हर समय के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, एक फैलेशियस रीजनिंग होगी। क्योंकि अल्कोहल अपने आप में संभवतया उतनी बुरी चीज नहीं है जितना कि उसका असंयमित उपयोग या उपभोग करना है। अल्कोहल तो आप, यदि आपकी रुचि है तो आप ये जानते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयां हम लेते हैं उनका आधार अल्कोहल होता है और अल्कोहल तो बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी रिसर्च में काम आता है। अल्कोहल के शराब के अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो अल्कोहल को इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसको कंज्यूम करते हैं लोग बाग, इसको प्योर फॉर्म में भी, नीट फॉर्म में भी चोरी छिपे करते हैं, इससे शराब बनती है और शराब के अत्यधिक सेवन से क्योंकि कुछ लोग मर जाते हैं, इसलिए इसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यह तर्कना एक फैलेशियस तर्कना है और इसी को हम परिवर्तित उपलक्षण का नाम देते हैं। मैं यदि एक और उदाहरण के माध्यम से आपको यह बात स्पष्ट करने का प्रयास करूं, कंसिडरिंग द थ्रेट ऑफ बॉम्ब एंड इट्स इफेक्ट्स। देखिए, न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर के बड़ी चिंता है ना दुनिया में। डिसआर्मामेंट की बात हो रही है, न्यूक्लियर ट्रीटीज हो रही हैं और यूरेनियम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और कौन से देशों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, कौन से देशों को नहीं प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उनको फलानी लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उनके ठिकाने ग्रांट्स रोक दी जाएंगी, इत्यादि बातें बहुत ज्यादा उठती हैं। और कुछ लोगों का मानना यह है कि जो बम बनाया जाता है, और खास तौर से जो न्यूक्लियर बम है, आप तो हाइड्रोजन बम और बहुत सारे, मतलब वॉरहेड्स की बात होने लगी, कई प्रकार के बम्स की बात हो रही है, लेकिन यह जो न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं,
इनके घातक परिणामों को देखते हुए, है ना, अभी 1945 आपको याद है ना, हिरोशिमा नागासाकी, इनके घातक परिणामों को मद्देनजर रखते हुए समस्त न्यूक्लियर रिसर्च को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वो तो एक बात हुई, न्यूक्लियर रिसर्च हो रही थी, तो जापान में अभी आपने देखा कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और एक त्रासदी आप लोग यदि जनरल स्टडीज पढ़ते हैं तो रूस में हुई थी, जहां पर एक अनियंत्रित विस्फोट हो गए। यद्यपि न्यूक्लियर रिसर्च में जितने भी जो विस्फोट किए जाते हैं वो बहुत ही नियंत्रित तरीके से किए जाते हैं, लेकिन चेरनोबिल इसका एक उदाहरण है। तो वहां क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक भूलवश, एक दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटना घट गई जहां पर लीक हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ, और उससे लोगों को बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। तो वो ये मानते हैं कि सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमको बंद कर देने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। अभी जापान के रीसेंट एक्सीडेंट के बाद में जापान ने 32 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया। मेरा आशय यहां पर आपको जनरल स्टडीज पढ़ाना नहीं है, ये चीजें तो आप दूसरी जगह से भी पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यहां पर रीजनिंग में फैलेसी किस तरीके से आई, कि क्योंकि बम के, न्यूक्लियर बम के या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बड़े घातक परिणाम निकलते हैं, अतः सारी न्यूक्लियर रिसर्च को बंद कर देना चाहिए, या तमाम जो भी मनुष्य न्यूक्लियर के साथ में, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में व्यवहार करता है, उसे उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा कर देंगे तो दुनिया में पार, यानी कि जिसको हम बिजली कहते हैं, पार का मतलब शक्ति से नहीं है यहां पर, पार का मतलब बिजली कहते हैं, बिजली का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सारे विकसित देश न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आश्रित हैं, क्योंकि थर्मल पावर या हाइडल पावर तो इतनी ज्यादा सुलभ चीजें नहीं हैं। तो आप हाइडल पावर बनाते हैं, बड़ी पर्यावरण फ्रेंडली भी है, लेकिन थर्मल पावर तो पर्यावरण फ्रेंडली भी नहीं है, इको फ्रेंडली भी नहीं है। और न्यूक्लियर पावर आपको बहुत कम खर्चे में आपकी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और जरूरी नहीं है कि इसका उपयोग केवल घातक परिणामों के लिए किया जाए, या ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि इसका उपयोग कतई घातक वस्तुएं या बम इत्यादि बनाने के लिए किया जाए। इसके सकारात्मक, इसके उपयोगी और इसके फिलैंथ्रोपिक उपयोग भी हो सकते हैं। तो केवल इस आधार पर कि इससे बम बनाया जा सकता है और बम बहुत घातक होते हैं, पूरी न्यूक्लियर रिसर्च को रोक देना चाहिए, एक फैलेशियस किस्म की रीजनिंग है। तो हमको इस प्रकार की रीजनिंग से बचना चाहिए। फॉर्मल फैलेसीज की चर्चा करते हुए मैं फिर एक बार इस बात को दोहराऊं कि मैंने इसके 3 कैटेगरीज आपको बताई थी फैलेसीज ऑफ, सबसे पहले प्रिजम्पशन से भी पहले फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, रेलेवेंस के बाद में फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, और अब फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन की बात यहां समाप्त होती है। हमारी अगली श्रेणी, अगली कैटेगरी जिसके विषय में हमको अध्ययन करना है, वह है फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, जिसको कि हम अनेकार्थकता का तर्कदोष कहते हैं। हमारे सिलेबस के अनुरूप हम इसमें फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ एम्फिबली, फैलेसी ऑफ एक्सेंट, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन, यह 5 प्रकार हम फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी के पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि आने वाली कक्षाओं में, आने वाले वीडियोस में हम जो शेष रह गए फैलेसी के प्रकार और उनके उप प्रकार हैं, उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि अभी तक जितना आपको बताया गया है इन वीडियोस के माध्यम से, इन स्लाइड्स के माध्यम से, इन पीपीटीज के माध्यम से जो मैं ग्रुप पर समय समय पर शेयर करता रहता हूं, आप इनका अवलोकन करेंगे, आप वीडियोस को देखेंगे, आप वीडियोस को सुनेंगे, और यदि आपको कोई संशय, समस्या, जिज्ञासा या कोई आपको टिप्पणी भी करनी होगी तो आप मुझसे संवाद अवश्य करेंगे। मैं आप, यद्यपि ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मुझसे संवाद नहीं किया है, लेकिन प्राय मुझे आपके अंदर थोड़ी सी संवाद में आप संभवतः संकोच करते हैं। आप किसी प्रकार का संकोच न करें, खुल करके आप अपनी जिज्ञासाएं, प्रश्न मुझसे पूछें। सदैव मैं आपकी जिज्ञासाओं का हल निकालने का, आपके प्रश्नों को उत्तरित करने के लिए तत्पर हूं। I'll be very glad if you put your questions to me. Thank you very much for now. Thank you so much.